अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैर खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम चैप्टर नंबर 14 स्टार्ट करने जा रहे हैं और चैप्टर नंबर 14 में आज की वीडियो के अंदर हम पूरी एक्सरसाइज 14.1 कवर करेंगे और ना सिर्फ 14.1 कवर करेंगे बल्कि इसके हवाले से एक कुछ प्रूफ है, एक प्रूफ भी डिस्कस करेंगे और इसके साथ-साथ इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स भी पढ़ेंगे। तो एक्सरसाइज 14.1 स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 14 वेक्टर्स के हवाले से है। तो देखते हैं अब इसमें क्या-क्या मिलेगा। तो सबसे पहले चैप्टर नंबर 14 स्टार्ट करने से भी पहले आपको पता होना चाहिए कि हमारी जो यूनिवर्स है, हमारी जो कायनात है, इसमें 2 तरह की क्वांटिटीज़ पाई जाती हैं। एक होती है फिज़िकल क्वांटिटीज़ और एक होती है नॉन फिज़िकल क्वांटिटीज़। अब बेसिकली फिज़िकल क्वांटिटीज़ ही हमने पढ़नी है। नॉन फिज़िकल क्वांटिटीज़ वो होती हैं जिनको हम मेज़र नहीं कर सकते, व्हिच आर नॉट मेज़रेबल। उनको हम कहते हैं नॉन फिज़िकल क्वांटिटीज़। जस्ट लाइक आपकी फीलिंग्स हैं, एंगर है, लव है, तो ये क्वांटिटीज़ ये चीज़ें एग्ज़िस्ट तो करती हैं बट आप इनको मेज़र नहीं कर सकते, तो ये नॉन फिज़िकल क्वांटिटीज़ होती हैं। दूसरी होती है फिज़िकल क्वांटिटीज़। अब फिज़िकल क्वांटिटीज़ वो होती हैं जिनको आप मेज़र कर सकते हैं। तो डेफिनिशन भी यही है। द क्वांटिटीज़ व्हिच आर मेज़रेबल लाइक लेंथ, मास, टाइम एटसेट्रा आर कॉल्ड फिज़िकल क्वांटिटीज़। कि वो क्वांटिटीज़ जिनको आप मेज़र कर सकते हैं, व्हिच आर मेज़रेबल, जैसे कि मैंने एग्ज़ाम्पल दी लेंथ, मास, टाइम वगैरह है, ये क्वांटिटीज़ कहलाती हैं फिज़िकल क्वांटिटीज़। तो हम इनकी बात करेंगे, फिज़िकल क्वांटिटीज़ पढ़ेंगे। अब जो फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं इनकी फर्दर आगे 2 टाइप्स हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फिज़िकल क्वांटिटीज़। पहली कहलाती हैं स्केलर क्वांटिटीज़ और दूसरी कहलाती हैं वेक्टर क्वांटिटीज़। अब हमने ये पढ़नी है फिज़िकल क्वांटिटीज़ और वेक्टर क्वांटिटीज़, स्केलर क्वांटिटीज़ और वेक्टर क्वांटिटीज़। तो सबसे पहले देखते हैं स्केलर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। तो इसके बारे में कहता है फिज़िकल क्वांटिटीज़ व्हिच पोजेसेस ओनली मैग्नीट्यूड। ये ऐसी क्वांटिटीज़ जिन जिन जो जिनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड हो या जिनको आप मैग्नीट्यूड से सिर्फ डिफाइन कर सकें, उनको हम कहते हैं स्केलर क्वांटिटीज़। जैसे कि लेंथ, मास, टाइम है। अब अगर आपने लेंथ बतानी हो तो आप सिंपली मैग्नीट्यूड से ही बताएँगे 10 किलोमीटर्स, 12 सेंटीमीटर्स वगैरह-वगैरह। मास हो तो केजी या किलोग्राम या ग्राम में बताएँगे कि 10 किलोग्राम या 10 ग्राम्स। टाइम है तो आप घंटे, मिनट और सेकंड वगैरह में बताएँगे। तो ऐसी क्वांटिटीज़ जिनके लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड रिक्वायर्ड हो, उन क्वांटिटीज़ को हम कहते हैं स्केलर क्वांटिटीज़। अब यहाँ पे जो वर्ड यूज़ हुआ है ना मैग्नीट्यूड, याद रखिएगा मैग्नीट्यूड क्या होता है? मैग्नीट्यूड इज़ इक्वल टू नंबर प्लस यूनिट। जब किसी नंबर के साथ आप यूनिट लगाते हो ना तो वो मैग्नीट्यूड बनता है। जैसे मैंने एग्ज़ाम्पल लिखी है नीचे कि 10 किलोमीटर्स अगर लिखा हुआ है तो इसमें नंबर 10 है और यूनिट किलोमीटर्स है। तो ये 10 किलोमीटर्स मिलके मैग्नीट्यूड बनता है। 100 किलोग्राम्स, 100 केजी लिखा हुआ है तो नंबर 100 है और यूनिट केजी है। तो 100 केजी लिखा हुआ आएगा तो ये मैग्नीट्यूड बनेगा। तो ऐसी क्वांटिटीज़ जिनको सिर्फ मैग्नीट्यूड से रिप्रेज़ेंट किया जाए या जिनको डिफ़ाइन करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड रिक्वायर्ड हो, इनको हम स्केलर क्वांटिटीज़ कहते हैं। तो उसकी मैंने एग्ज़ाम्पल भी आपके सामने कोट की। नेक्स्ट जो है हमारी वो है वेक्टर क्वांटिटीज़। अब वेक्टर क्वांटिटीज़ कौन-सी होती हैं? फिज़िकल क्वांटिटीज़ व्हिच पोजेसेस मैग्नीट्यूड एज़ वेल एज़ डायरेक्शन। कि वो क्वांटिटीज़, वो फिज़िकल क्वांटिटीज़ जिनके लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों रिक्वायर्ड हो। मैग्नीट्यूड भी रिक्वायर्ड है और डायरेक्शन भी रिक्वायर्ड है। एग्जाम्पल डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, फोर्स एटसेट्रा, ये आपकी वेक्टर क्वांटिटीज़ की एग्जाम्पल्स हैं। अब ग्राफिकली अब हमारी सारी जो डिस्कशन है वो वेक्टर्स के ऊपर है। तो सबसे पहले आप ये समझें कि ग्राफिकली हम वेक्टर को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, डायग्राम में या ग्राफ में हम वेक्टर को किस तरह से लिखते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं। तो ग्राफिकली अ वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय अ डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। तो कहता है कि जो ग्राफिकली है हम वेक्टर को एक डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, डायरेक्टेड मतलब डायरेक्शन वाली, हम डायरेक्शन वाली एक लाइन सेगमेंट से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि आपके सामने ये मैंने एक वेक्टर बनाया है, ये पॉइंट इसका इनिशियल पॉइंट है, ये इसका टर्मिनल पॉइंट है। ठीक हो गया जी। इनिशियल पॉइंट आपके पास ए आ गया, ये टर्मिनल पॉइंट है, इसको आप बी कह लें। अच्छा, अब ये जो टेल है ना इसकी, ये मैग्नीट्यूड बताती है और ये जो इसका हेड है, ये इस वेक्टर की डायरेक्शन बताता है। तो वेक्टर को हम ग्राफिकली एक डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे मैंने ये आपके सामने लिखी, 2 पॉइंट्स के दरमियान ए और बी। तो इसकी जो टेल होती है वो मैग्नीट्यूड बता रही होती है और इसका जो हेड होता है वो डायरेक्शन इंडिकेट करता है। तो ये है ग्राफिकली वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका। यानी कि ग्राफिकली वेक्टर को हम सिंपली एक डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट से रिप्रेजेंट करते हैं।
टेल इंडिकेट्स मैग्नीट्यूड एंड हेड इंडिकेट्स डायरेक्शन, ये मैंने आपको बता दिया। सिंबॉलिकली, सिंबॉलिकली वेक्टर को किस तरह से लिखते हैं? या तो बोल्ड फेस लेटर से, यानी कि आप कोई भी वेक्टर लिखना चाह रहे हैं, या तो आप उसको बोल्ड कर देंगे, मोटा करके लिख देंगे। एरो हेड अबव, जैसे या तो आप उसके ऊपर एरो हेड लगा देंगे, या अंडरलाइन फॉर्म, या फिर आप उसको अंडरलाइन कर लेंगे। तो अंडरलाइन करने से या ऊपर एरो हेड लगाने से या बोल्ड करने से आप जो भी कोई क्वांटिटी लिखेंगे तो वो वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगी। ठीक हो गया? और अगर नहीं करेंगे तो वो स्केलर को रिप्रेजेंट करेगी। तो इसलिए जब भी आपने वेक्टर लिखना है तो आपने इस बात का ख्याल रखना है, या तो ऊपर एरो हेड लगा दें, या अंडरलाइन कर दें, या उसको मोटा कर दें, बोल्ड फेस कर दें। अच्छा जी, नेक्स्ट है आपका मैग्नीट्यूड, नॉर्म, लेंथ ऑफ अ वेक्टर। ठीक है, ये एक ही चीज़ है, मैग्नीट्यूड कह लें, नॉर्म कह लें, या वेक्टर की लेंथ कह लें। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ओपी रिटन एज मैग्नीट्यूड ऑफ ओपी, ये जो वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है ना, इसको हम इस मॉड के अंदर लिखते हैं। जब भी मॉड के अंदर कोई वेक्टर लिखा हुआ है तो आप समझ जाइएगा कि उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड की बात की जा रही है या उस वेक्टर के लेंथ की बात की जा रही है। तो स्टार्ट से पढ़ें। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ओपी रिटन एज ओपी मॉड इज लेंथ ऑफ गिवन वेक्टर फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू द टू एंड पॉइंट। इसमें वर्ड एक आना चाहिए था, एंड पॉइंट। तो बेसिकली जो आपका मैग्नीट्यूड होता है वो क्या होता है? मैग्नीट्यूड बेसिकली लेंथ होती है वेक्टर की इनिशियल पॉइंट से एंड पॉइंट तक। ठीक है, यहाँ पे अब एक वर्ड ऐड कर लें, दैट इज एंड पॉइंट। ठीक हो गया? तो ये मैग्नीट्यूड के हवाले से है। कैसे लिखते हैं ये आपके सामने लिखा हुआ है, इसको लिखने का ये तरीकाकार है। नेक्स्ट है जी, कुछ डेफिनेशंस हैं वो देख लें। जीरो वेक्टर और नल वेक्टर क्या होता है? तो इसके बारे में डेफिनेशन में लिखता है, इफ टर्मिनल पॉइंट बी ऑफ अ वेक्टर ए बी coincides with initial point A, then magnitude of AB becomes zero and AB vector is called null vector, और AB null vector को हम लिखते हैं O से। तो कहते हैं जब किसी भी वेक्टर का इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट कोइंसाइड कर जाए, इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट मिल जाए, तो वो वेक्टर नल वेक्टर कहलाता है और उसका मैग्नीट्यूड जीरो होता है। और इस वेक्टर को ऐसे लिखते हैं हम, ओ के ऊपर एरो हेड लगा के। ठीक हो गया? और इसको हम कहते हैं ये नल वेक्टर है। अच्छा जी, नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर। फॉर अ वेक्टर v देयर इज अ वेक्टर माइनस v हैज सेम मैग्नीट्यूड एज v बट अपोजिट डायरेक्शन एज दैट ऑफ v। नेगेटिव ऑफ वेक्टर से क्या मुराद है जी? कि अगर एक वेक्टर आपके पास a है तो ये माइनस v वेक्टर उसका नेगेटिव वेक्टर कहलाएगा। अब इसकी क्या खसूसियात हैं कि a इसका मैग्नीट्यूड v के बराबर ही होगा लेकिन इसकी डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी v के। ठीक है, जैसे ये आपके पास एक वेक्टर है v, तो माइनस वी ये इस तरह से माइनस वी बन जाएगा, इसकी डायरेक्शन उसके अपोजिट हो जाएगी। पैरेलल वेक्टर्स, पैरेलल वेक्टर्स के बारे में क्या कहता है? टू वेक्टर्स आर सेड टू बी पैरेलल टू ईच अदर इफ दे आर नॉन जीरो स्केलर मल्टीपल ऑफ ईच अदर। एक तो ये डेफिनेशन है कि दो वेक्टर्स पैरेलल तब कहलाते हैं जब वो एक दूसरे के नॉन जीरो स्केलर मल्टीपल हों, या यूं कह लेंगे एक दूसरे के मल्टीपल हों। ठीक हो गया? तो तब वो एक दूसरे के पैरेलल वेक्टर्स कहलाएंगे। ठीक है, और दूसरी डेफिनेशन ये है, टू वेक्टर्स हैव सेम डायरेक्शन बट डिफरेंट मैग्नीट्यूड्स आर कॉल्ड पैरेलल वेक्टर्स। कि दो वेक्टर्स जिनकी डायरेक्शन तो सेम हो लेकिन मैग्नीट्यूड डिफरेंट हो, उनको हम कहते हैं कि वो पैरेलल वेक्टर्स हैं। ठीक है, जैसे कि ये वेक्टर है आपके पास, एक फर्ज करें v, दूसरा वेक्टर ये आपके सामने आ गया u। अब आप देख सकते हैं कि इन दोनों वेक्टर्स के दरमियान ये लेंथ का डिफरेंस है। अब ये जो लेंथ का डिफरेंस है फर्ज कर लें ये लैम्डा है। तो आप देखें दोनों की डायरेक्शन सेम है लेकिन मैग्नीट्यूड में डिफरेंस है, मैग्नीट्यूड में फ़र्क है। कितना फ़र्क है मैग्नीट्यूड में? लैम्डा का। ठीक है, इसको लिखेंगे कैसे आप? इसको आप लिखेंगे u इज़ इक्वल टू लैम्डा v। ये जो वेक्टर u है वो v के बराबर तब होगा जब आप v को लैम्डा से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये दोनों एक दूसरे के देखें मल्टीपल बन गए हैं और लैम्डा की जो भी वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन 0 होगी। तो दो वेक्टर्स अगर अगर पैरेलल हों तो वो इक्वल होते हैं लेकिन उनमें किसी न किसी नंबर का, कांस्टेंट का या मैग्नीट्यूड का फ़र्क आता है, लैम्डा। तो वो यही लिखता है कि दो वेक्टर्स अगर पैरेलल होंगे तो उनके मैग्नीट्यूड डिफरेंट होंगे लेकिन उनके डायरेक्शन सेम होगी। और मैथमेटिकली हम उसको ऐसे लिखते हैं, u इज़ इक्वल टू लैम्डा टाइम्स v। तो ये पैरेलल वेक्टर्स के हवाले से था। अगर सूरत हाल ये हो कि आप देख सकते हैं कि v की डायरेक्शन जो है वो जा रही है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट लेकिन u की डायरेक्शन राइट से लेफ्ट जा रही है, डायरेक्शन अपोजिट हो जाए और उनके दरमियान इस लैम्डा मैग्नीट्यूड का डिफरेंस भी हो, तो आप फिर भी उसको ऐसे लिखेंगे,
u इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स v, जिसमें आप फिर बताएंगे कि लैम्डा की जो वैल्यू है ना वो नेगेटिव है, वो लेस देन 0 है। ठीक है, दोनों केसेस में आपने लिखना ऐसे ही है, चाहे वो सेम डायरेक्शन में हो दोनों वेक्टर्स या अपोजिट डायरेक्शन में हो, तो आप उसको ऐसे लिखेंगे u इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स v। हाँ, लैम्डा की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो डायरेक्शन बिल्कुल सेम होगी, लैम्डा की वैल्यू अगर नेगेटिव होगी तो उसका मतलब डायरेक्शन बिल्कुल उसके रिवर्स होगी, अपोजिट होगी। तो ये बस दिन में बात रखनी है। उसके बाद ज्योमेट्री ऑफ वेक्टर एडिशन आपने पढ़ा है पहले भी कि वेक्टर्स को हम किस तरह से ऐड करते हैं। सबसे पहले वेक्टर एडिशन का जो के बारे में जो आपने बात पढ़नी है वो ये लिखी हुई है। वेक्टर एडिशन के बारे में कहता है, सम ऑफ टू वेक्टर्स called resultant vector or simply resultant is a single equivalent vector that will have the same effect as the application of those two vectors। कि दो वेक्टर्स का सम जो होता है ना वो रिजल्टेंट वेक्टर कहलाता है। दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स का जो सम होता है वो रिजल्टेंट वेक्टर कहलाता है, या इसको सिंपल आप रिजल्टेंट कहते हैं। ये एक ऐसा सिंगल वेक्टर होता है जिस विच हैव सेम इफेक्ट, जिसका उतना ही इफेक्ट होता है जितना कि उन दोनों का मिला के इफेक्ट हो। ठीक हो गया, तो ये इसकी रिजल्टेंट वेक्टर की डेफिनेशन है। अच्छा, इनको अब दो वेक्टर्स को हम ऐड कैसे करते हैं? एक तो उसका नाम है ट्राइंगल और दूसरा उसका नाम है हेड टू टेल रूल। वो आपने पढ़ा हुआ है कि कंबाइन द हेड ऑफ द फर्स्ट वेक्टर विद द टेल ऑफ द सेकंड वेक्टर। आप पहले वेक्टर के हेड को दूसरे वेक्टर की टेल से कंबाइन कर दें, और इसी तरह join tail of the resultant vector with the tail of first vector and the head of resultant vector with the head of second vector। तो जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है वो उसकी टेल से टेल मिलानी होती है और हेड से हेड ज्वाइन करना होता है। ये रिजल्टेंट की निशानी है कि जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा उसका हेड से हेड मिला हुआ होगा और उसकी टेल से टेल मिली हुई होगी। ठीक हो गया, वो रिजल्टेंट वेक्टर होगा। मिसाल के तौर पर ये आपके पास एक वेक्टर है u, ये आपके पास एक वेक्टर है v। देखिए, मैंने u वेक्टर जो था उसके हेड को v की टेल से ज्वाइन कर दिया। अब जो इनका रिजल्टेंट वेक्टर बनेगा वो इस तरह से बनेगा। अब ये इनका रिजल्टेंट है r और ये बराबर होगा इन दोनों के सम के, u प्लस v के। अब आप यहाँ पे चेक कर लें, जो रिजल्टेंट वेक्टर उसका हेड से हेड ज्वाइन है और टेल से टेल ज्वाइन है, तो ये r आपका वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर है। इसके बाद पैरेललोग्राम रूल है। अच्छा, जो हेड टू टेल रूल होता है ना, ये हम उन वेक्टर्स पर लगाते हैं जो बिल्कुल ही डिस्टिंक्ट वेक्टर्स हों, यानी कि दो डिफरेंट वेक्टर्स हों। और पैरेललोग्राम रूल हम उन वेक्टर्स पर लगाते हैं जहाँ पर दोनों वेक्टर्स एक ही पॉइंट से शुरू हो रहे हों। फर्ज करें ये आपके पास एक वेक्टर u है, ये आपके पास एक वेक्टर v है। आप देख सकते हैं दोनों एक ही पॉइंट से वेक्टर स्टार्ट हो रहे हैं। इनको अगर आपने ऐड करना है तो पहले आपने ये पैरेललोग्राम मुकम्मल करनी है। पैरेललोग्राम मुकम्मल करने के बाद ये जो उनका डायगोनल होगा ये उनका रिजल्टेंट कहलाएगा, r इज इक्वल टू यू प्लस वी। ठीक है, तो ये ज़हन में रखना है, पैरेललोग्राम रूल तब लगाना है जब दोनों वेक्टर एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हों, और हेड टू टेल रूल आपने तब लगाना है जब आपके पास दो डिस्टिंक्ट वेक्टर्स हों। ठीक है, डिफरेंट वेक्टर्स हों। अच्छा, आप देख सकते हैं कि ये आप पैरेलल वेक्टर्स वो सेम, अगर ये v है तो फिर आपका ये भी v होगा, नीचे वाला u है तो ये ऊपर वाला भी u होगा। अच्छा जी, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय स्केलर, किसी भी वेक्टर को किसी नंबर से किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करना। कहता है जी, इफ k इज ग्रेटर देन 0, अगर ये k आपका कोई नंबर है, कोई कांस्टेंट है और वो ग्रेटर देन 0 यानी कि पॉजिटिव है, तो k u हैज सेम डायरेक्शन एज u, तो u और k u की डायरेक्शन सेम होगी, बट इट्स मैग्नीट्यूड इंक्रीजेस k टाइम्स, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड k टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। जैसे कि फर्ज करें ये आपके पास u है, आपने इसको k से मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया k टाइम्स u। अब क्योंकि k पॉजिटिव नंबर था तो दोनों की डायरेक्शन सेम रहेगी, और ये इनके दरमियान एक फ़र्क आ रहा है जिसको हम k कह रहे हैं। ठीक हो गया, k से मल्टीप्लाई किया तो ये इतने k का इजाफा हो गया उसमें। दूसरी तरफ अगर k लेस देन 0 हो तो k u और u की जो डायरेक्शन होगी वो अपोजिट होगी। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में, और मैग्नीट्यूड फिर k टाइम्स इंक्रीज ही करेगा। यानी कि फ़र्ज़ करें ये आपके पास u है, ये आपके पास k टाइम्स u है। अब ये इसके मैग्नीट्यूड में k टाइम्स का इजाफा हो गया, तो ये u और नीचे वाला आपका वेक्टर के यू है। क्योंकि अब k की वैल्यू नेगेटिव थी तो उसकी डायरेक्शन अपोजिट हो गया और मैग्नीट्यूड k टाइम्स इंक्रीज हो गया है। ठीक हो गया जी, तो ये आपका मल्टीप्लिकेशन हो गया वेक्टर का स्केलर के साथ। अच्छा, उसके बाद थ्री डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में जान लें। थ्री डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम को हम r3 सिंबॉलिकली हम लिखते हैं r पावर 3 से, r क्यूब से। ठीक हो गया, जिसको हम स्पेस भी कहते हैं। ये आपका थ्री डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम है जिसके अंदर ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है और ये आपका जेड एक्सिस होता है। ये आपका ओरिजिन आ गया। ये आपका थ्री डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है जिसके अंदर तीन एक्सिस होते हैं। अब जो एक्स एक्सिस होता है इसके कोऑर्डिनेट्स को हम लिख सकते हैं एक्स कॉमा जीरो कॉमा जीरो। जो वाई होगा उसको हम लिखेंगे जीरो कॉमा वाई कॉमा जीरो, और जो जेड एक्सिस है उसको हम लिखेंगे जीरो कॉमा जीरो कॉमा जेड। ये भी आपने याद रखना है
वैसे भी आपको पता होना चाहिए कि एक्स एक्सिस पे वाई और जेड ज़ीरो होगा, वाई एक्सिस पे एक्स और जेड ज़ीरो होगा, जेड एक्सिस पे एक्स और वाई ज़ीरो होगा। नेक्स्ट आपकी एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनिशन है पोजीशन वेक्टर की। ये पोजीशन वेक्टर क्या है? आप फ़र्ज़ करें ये आपके पास एक्सिस हैं, ये एक्स एक्सिस आ गया, ये वाई एक्सिस आ गया, ये जेड एक्सिस आ गया, ये ओरिजिन आ गया। तो ये आपका एक पॉइंट है पी एक्स वाई। जो कोई भी ऐसा वेक्टर जो किसी पॉइंट की पोजीशन ओरिजिन की रिस्पेक्ट से बताए, उसको हम कहते हैं पोजीशन वेक्टर। तो ये ओपी वेक्टर जो आपका बना हुआ है ना, ये आपका पोजीशन वेक्टर है, ठीक है? जिसको हम यू कह सकते हैं। तो डेफिनेशन भी ये फॉर एनी पॉइंट पी एक्स वाई जी इन आर क्यूब अ वेक्टर यू एक्स वाई जी इज रिप्रेजेंटेड बाय डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट ओपी हुज इनिशियल पॉइंट इज ओ सच अ वेक्टर इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर। कि कोई भी पॉइंट हो आपके पास पी स्पेस के अंदर, आर क्यूब का मतलब है स्पेस के अंदर। तो ये जो वेक्टर आपने लिखा यू, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे? ये पॉइंट पी आपको नजर आ रहा है एक्स वाई जी, तो इसके कोऑर्डिनेट्स भी इसी के हिसाब से बन जाएंगे एक्स वाई जी। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट ओपी। देखें आपने उसको एक डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट ओपी से लिखा, जिसका इनिशियल पॉइंट ओ था। तो इस वेक्टर को हम कहते हैं कि ये पोजीशन वेक्टर कहलाता है। यूनिट वेक्टर, अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 1 इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। बड़ी आसान सी डेफिनेशन है यूनिट वेक्टर की, आपको पता भी है कि यूनिट वेक्टर क्या होता है। एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, उसको हम यूनिट वेक्टर कहते हैं। फॉर अ यूनिट वेक्टर यू इट्स फॉर अ वेक्टर यू इट्स यूनिट वेक्टर विल बी यू हैट। जो यूनिट वेक्टर होता है ना, उसको हम यू हैट से लिखते हैं, ऊपर हैट लगाते हैं। जैसे आप देख सकते हैं इसके ऊपर हैट लगी हुई है। तो किसी भी वेक्टर का आपने यूनिट वेक्टर लिखना है, तो आपने उस वेक्टर के ऊपर हैट लगानी है। हैट लगा होगा तो आप समझ जाइएगा कि यूनिट वेक्टर की बात हो रही है। और फिर यूनिट वेक्टर का ये फार्मूला भी याद रखिएगा। किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना हो, तो आप उस वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें, तो आपको उसका यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। ठीक है? यूनिट वेक्टर को डायरेक्शन भी कहते हैं। तो सादा ज़ुबान में अगर वो आपसे वेक्टर देकर डायरेक्शन माँग रहा हो या यूनिट वेक्टर माँग रहा हो, तो आपने उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देना है, आपको यूनिट वेक्टर या डायरेक्शन मिल जाएगी। कुछ स्पेशल केसेज़ हैं, जैसे कि आपको पता है ये आपके एक्सिस हैं, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। जो एक्स एक्सिस का यूनिट वेक्टर होता है ना, उसको हम कहते हैं आई, और इसके ऊपर हैट लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आई फिक्स्ड है। जो वाई एक्सिस का यूनिट वेक्टर है, इसको हम कहते हैं जे, ये भी फिक्स्ड है, इसके ऊपर हैट लगाने की ज़रूरत नहीं है। और जो जेड एक्सिस है, इसका यूनिट वेक्टर होता है के, ये भी फिक्स है, इसके ऊपर बेशक आप हैट ना लगाएँ, क्योंकि ये फिक्स्ड हैं, स्पेशल केसेज़ हैं आई, जे, के, तो इसलिए आप इनके ऊपर एरो हेड ना भी लगाएँगे तो गुज़ारा चल जाएगा। अच्छा जी, उसके बाद आपके ना कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर इन स्पेस, के एक वेक्टर के जो स्पेस के अंदर कंपोनेंट्स होते हैं, पार्ट्स होते हैं, वो ज़रा देख लें। फ़र्ज़ करें ये आपके पास एक्सिस है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। ये आपका एक्स एक्सिस पे का जो यूनिट वेक्टर है वो आई है, जो वाई एक्सिस पे का जो यूनिट वेक्टर है वो जे है, जो जेड एक्सिस है उसका यूनिट वेक्टर के है। ये आपका ओरिजिन है। तो ये आपके पास एक पॉइंट है पी एक्स वाई जी, तो इसके कंपोनेंट्स कितने होंगे? क्योंकि 3 एक्सिस हैं तो इसके 3 कंपोनेंट होंगे। एक एक्स कंपोनेंट होगा, एक वाई कंपोनेंट होगा और एक ज़ेड कंपोनेंट होगा। ठीक हो गया जी। अब आपके सामने ये एक वेक्टर बन रहा है ओपी, या जिसको आप यू भी कह सकते हैं। अब अगर आप इस यू को कंपोनेंट फॉर्म में लिखना चाहें तो आप इसको ऐसे लिखेंगे ओपी या फिर यू इज़ इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस ज़ेड के। ठीक है? एक्स कंपोनेंट को हम लिखेंगे एक्स आई से, वाई कंपोनेंट को हम लिखेंगे वाई जे से, ज़ेड कंपोनेंट को हम लिखेंगे ज़ेड के से। या तो आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं या आप स्क्वायर ब्रैकेट लगा के एक्स वाई ज़ेड इस तरह से लिख लें। दोनों ही वेक्टर हम ये दोनों ही फॉर्म्स यूज़ की जाती हैं जब भी आपने एक वेक्टर को उसके कंपोनेंट फॉर्म में लिखना हो। ठीक हो गया जी? ये भी ज़हन में रखिएगा। अब इस वेक्टर ओपी का अगर आपने मैग्नीट्यूड निकालना है, तो मैग्नीट्यूड निकालने का फ़ॉर्मूला ज़हन में रखिएगा कि ओपी के मैग्नीट्यूड को आप लिखेंगे मैग्नीट्यूड ओपी से, दैट विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। यानी कि आई के जो कोएफ़िशिएंट आई के साथ जो नंबर होगा आपने उसका स्क्वायर करना है, प्लस वाई जे के साथ जो नंबर होगा उसका स्क्वायर करना है, प्लस के साथ जो नंबर होगा उसका स्क्वायर करना है और फिर स्क्वायर रूट ले लेना है। तो इससे आपको किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। अच्छा जी, कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं वेक्टर्स की, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, चाहे आप u प्लस वी कर लें या v प्लस u कर लें, वेक्टर्स को फ़र्क नहीं पड़ता। एडिटिव आइडेंटिटी, तो जो नल वेक्टर होता है ना, ये एडिटिव आइडेंटिटी होता है क्योंकि नल वेक्टर को किसी भी वेक्टर में ऐड करेंगे उसे फ़र्क नहीं पड़ना। तो u प्लस o या o प्लस u कर लें, जवाब u ही आना है। तो ये जो o है, नल वेक्टर है, ये आपका एडिटिव आइडेंटिटी होता है। इनवर्स ऑफ अ वेक्टर एडिशन, u प्लस इंटू माइनस वन यू माइनस यू इज इक्वल टू ओ। यानी कि जब आप किसी भी वेक्टर को उसी के इन्वर्स से, एडिटिव इन्वर्स से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जवाब
क्या आएगा? जवाब नल वेक्टर आएगा। उसके बाद एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, u प्लस वी प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू यू प्लस वी प्लस डब्ल्यू, चाहे आप ब्रैकेट पहले दो के साथ लगा लें या आप ब्रैकेट एंड वाले दो के साथ लगा लें, जब भी आप इनको सेम ऑर्डर में रखते हुए ऐड करेंगे जवाब हमेशा सेम आएगा। इसको कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, a इंटू वी प्लस डब्ल्यू, कि अगर आप किसी एक नंबर a को मल्टीप्लाई कर रहे हैं दोनों वेक्टर्स के साथ u प्लस डब्ल्यू के साथ, तो इस नंबर ने दोनों से मल्टीप्लाई होना है, ए वी प्लस ए डब्ल्यू, यहाँ पे भी a आएगा, ठीक है, ए वी प्लस ए डब्ल्यू। स्केलर मल्टीप्लीकेशन, ए बी इंटू यू, अब ए और बी आपके स्केलर हैं, यू आपका वेक्टर है। वो कहता है चाहे बी को यू से मल्टीप्लाई करके फिर अंदर ए मल्टीप्लाई कर लें या पहले ए और बी को मल्टीप्लाई करके फिर यू से मल्टीप्लाई कर लें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मल्टीप्लिकेशन आप जैसे मर्जी कर लें, स्केलर मल्टीप्लिकेशन इससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये प्रॉपर्टीज़ थी। अच्छा जी, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन स्पेस, अगर आपके पास एक स्पेस के अंदर कोई भी दो पॉइंट्स आ जाएं, फ़र्ज़ करें ये आपका स्पेस है, ये ओरिजिन है, हमारे पास ये दो पॉइंट्स आ रहे हैं, एक पी है x1 y1 z1 और एक q है x2 y2 z2। आपने इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस निकालना हो d, तो किस तरह से निकालेंगे? उसके लिए हम डिस्टेंस फार्मूला जो है ना वो यूज़ करते हैं, वो आपने पहले भी पढ़ा हुआ है। अब डिस्टेंस फार्मूला आपका बन जाएगा पी क्यू इज इक्वल टू डी, या डी कह लें या पी क्यू कह लें, स्क्वायर रूट x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर प्लस z1 माइनस z2 होल स्क्वायर। तो ये आपका डिस्टेंस फार्मूला है जो कि यूज़ होता है दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस निकालने के लिए स्पेस में। या आप ऐसे भी लिख सकते हैं, पी क्यू लिख लें या डी लिख लें, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 होल स्क्वायर। तो किसी भी इस तरीके से आप डिस्टेंस निकाल सकते हैं दोनों पॉइंट्स के दरमियान, आंसर सेम आएगा। अच्छा जी, नेक्स्ट आपका टॉपिक है डायरेक्शन एंगल्स का। तो फर्ज करें ये आपके पास एक्सिस हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। ये आपका एक्स एक्सिस का यूनिट वेक्टर आई आ गया, ये वाई एक्सिस का यूनिट वेक्टर जे आ गया, ये जेड एक्सिस का यूनिट वेक्टर के आ गया। ये आपका ओरिजिन है। अब इनके दरमियान एक वेक्टर आ गया पी, ठीक है, ये एक पॉइंट आ गया पी, इसको आप वेक्टर भी कह सकते हैं ओ पी। अब ये जो वेक्टर एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ एंगल बनाएगा ना, वो एंगल आपके डायरेक्शन एंगल्स कहलाएंगे। फर्स्ट करें एक्स एक्सिस के साथ अल्फा बनाता है, वाई एक्सिस के साथ बीटा बनाता है, जेड एक्सिस के साथ गैमा बनाता है। तो ये जो आपका वेक्टर है, ठीक है, ये जो आपका पॉइंट है, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है अल्फा बीटा गैमा, वो आपके डायरेक्शन एंगल्स कहलाते हैं। अल्फा बीटा गैमा विच the non-zero vector OP makes with x-axis, y-axis and z-axis respectively are called direction angles। और याद रखिएगा कि डायरेक्शन एंगल जो होते हैं ना वो 0 से 180 के दरमियान होते हैं, 0 से कम नहीं होते, 180 से ज़्यादा नहीं होते। तो अल्फा हो या बीटा हो या गैमा हो, इट विल बी बिटवीन 0 टू पाई। तो इसलिए लिखा हुआ है 0 लेस देन इक्वल टू अल्फा लेस देन इक्वल टू पाई, 0 लेस देन इक्वल टू बीटा लेस देन इक्वल टू पाई, 0 लेस देन इक्वल टू गैमा लेस देन इक्वल टू पाई। अच्छा जी, एंड द कोसाइन ऑफ दीज एंगल्स आर कॉल्ड डायरेक्शन कोसाइंस। अगर आप इन एंगल्स के साथ कोसाइंस लगा देंगे, कॉस लगा देंगे, वो तो डायरेक्शन कोसाइंस बन जाएंगे। फर्ज करें वेक्टर वी है आपके पास एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, तो याद रखिएगा कि जो कॉज अल्फा होता है डायरेक्शन कोसाइन कॉज अल्फा, इसको हम एल से लिखते हैं और इसका फार्मूला होता है एक्स डिवाइडेड बाय वी मैग्नीट्यूड। ये आपके सामने वी है, इसके अंदर ये एक्स है, कि जब आप x कंपोनेंट को v के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे cos अल्फा मिल जाएगा। जब आप y के कंपोनेंट को वेक्टर v के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे तो cos बीटा मिल जाएगा और उसको हम m से लिखते हैं। और अगर आप z को k के कंपोनेंट को z कंपोनेंट को या z को या k के साथ जो नंबर है उसको उस वेक्टर v के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे तो आपको cos गामा मिल जाएगा और इसको हम n से लिखते हैं। ये ज़रा याद रखिएगा। अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्रूफ है, ये मैं बात कर रहा था। प्रूफ आपने करना है जी, कॉस कर अल्फा प्लस कॉस कर बीटा प्लस कॉस कर गामा इज इक्वल टू 1। अब ये किस तरह से प्रूफ करेंगे ज़रा देखिएगा ध्यान से, कि फ़र्ज़ करें ये आपके पास एक्सिस हैं, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, इसके और ये आपका ओरिजिन है। यहाँ पर आपके पास एक पॉइंट आ गया पी एक्स वाई, तो आपको पता है ये जो पॉइंट पी है ये एक्स एक्सिस के साथ फ़र्ज़ करने की जो एंगल बना रहा है वो एंगल बना रहा है अल्फा, वाई एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है वो बना रहा है बीटा, जेड एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है वो एंगल बना रहा है गैमा। अब ये आपका वेक्टर आर है, ठीक है, हो गया जी। अब यानी कि ये जो ब्लैक वेक्टर आपका बना हुआ है पी, ये ओ पी, ये आपका आर है। अब आप एक काम करेंगे, आप इस पॉइंट पी से एक्स वाई और जेड एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे। अब एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे ना तो वो इस तरह से नजर आएगा, क्योंकि ये वाला जो एक्स एक्सिस है ना ये स्क्रीन से बाहर आ रहा है। अब आप हवा में तो परपेंडिकुलर बना नहीं सकते, तो हम इस तरह से बना लेंगे। ये आपने वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लिया और ये आपने जेड एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लिया।
अब आप नाम दे लें, ये पॉइंट आपके पास आ गया ए, ये पॉइंट आपके पास आ गया बी, ये पॉइंट आपके पास आ गया सी। फिर आप थोड़ी सी थ्योरी लिख देंगे कि कंसीडर अल्फा बीटा गामा और डायरेक्शन एंगल्स ऑफ वेक्टर ओपी। फर्ज किया कि अल्फा बीटा गामा आपके वेक्टर ओपी के डायरेक्शन एंगल्स हैं। अब ओपी वेक्टर का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल होगा? अब आप देख सकते हैं कि वेक्टर पी ओपी क्या बनता है आपके पास कंपोनेंट फॉर्म में, क्या बनेगा एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। तो अगर आप इसका मैग्नीट्यूड लेंगे तो वो बन जाएगा ओपी मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इस पी पॉइंट को देखते हुए आप बता सकते हैं कि मैग्नीट्यूड कैसे लेना है। तो एक्स का स्क्वायर कर लें, वाई का स्क्वायर कर लें, जेड का स्क्वायर कर लें और उसका स्क्वायर रूट। अच्छा, अब हम इस मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कर लेते हैं। जब आप स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा। तो ओपी का स्क्वायर बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और इसको हम कह लेंगे ये आर स्क्वायर के इक्वल है। ठीक है, ये दैट इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अब ये रिजल्ट आपने ज़हन में रखना है। अच्छा, जिसके बाद ड्रा परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट पी टू एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। आपको पता है कि हमने पॉइंट पी से परपेंडिकुलर ड्रॉप किए थे। अब आगे चलते हैं। अब पहला काम आपने क्या करना है, आपने ट्राइंगल ओ पी बी लेनी है। मैं आपको पीछे लेकर जाऊं तो अगर आप दिखाऊं तो ये आपकी ट्राइंगल बन रही है ओ पी बी। पहले आप ये वाली ट्राइंगल लेंगे और इसके अंदर एंगल बीटा बन रहा है। ठीक है जी, तो इसलिए मैंने लिखा फ्रॉम ट्राइंगल ओ पी बी कॉस बीटा बराबर होगा ओ बी ओवर ओ पी के। ये अब आ गया, ये आपकी ट्राइंगल है जी ओ पी बी। आपने इस बीटा के ऊपर कॉस लगाया, कॉस बराबर होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज के। बेस आपके पास ओ बी है ये, और हाइपोटेन्यूज आपके पास ओ पी है, तो ये बन जाएगा ओ बी ओवर ओ पी। अब ओ बी किसके इक्वल है, वाई के। ओ पी, चले पहले तो इस ओ पी को उधर ले जाके मल्टीप्लाई कर लें। ओ पी कॉस बीटा इज इक्वल टू ओ बी। अब ओ बी आपका क्या है, वाई है। ठीक है, तो ये बन गया ओ बी की जगह पे अगर हम वाई लिख लें तो बन जाएगा वाई इज इक्वल टू ओ पी कॉस बीटा। अब आप दूसरी ट्राइंगल लेंगे ओ सी पी, वो इस तरह से बन रही है जिसमें एंगल गैमा आ रहा है। ठीक है, एंगल गैमा आ रहा है और ये आपकी ट्राइंगल ओ सी पी बन रही है। अब इसमें आप गैमा के ऊपर भी कॉस लगा दें। किसके इक्वल होगा, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। अब बेस किस ओ सी बन रही है और हाइपोटेन्यूज आपका ओ पी बन रहा है। ठीक है, ये आपकी बेस है ओ सी और ये आपका हाइपोटेन्यूज ओ पी, ओ सी ओवर ओ पी। अब इसी तरह ओ पी को उधर ले जाके मल्टीप्लाई करा दें तो ओ पी कॉस गैमा बन गया और ओ सी किसके इक्वल है, ओ सी आपका जेड के इक्वल है, ये नजर आ रहा है। ओ सी की जगह पे जेड पुट कर दें, तो ये बन जाएगा जेड इज इक्वल टू ओ पी कॉस गैमा। इसी तरह सिमिलरली जो तीसरी ट्राइंगल है, जब आप उसके ऊपर कॉस लगाएंगे, वो जो बाहर की तरफ आ रही है वो ट्राइंगल समझ तो आती नहीं है। जब आप उसके ऊपर लगाएंगे तो आ जाएगा एक्स इज इक्वल टू ओ पी कॉस अल्फा। जैसे देखा ना, वाई बराबर आया ओ पी कॉस बीटा, जेड बराबर आया ओ पी कॉस गामा, तो एक्स बराबर आएगा ओ पी कॉस अल्फा के। ये रिजल्ट सब जेन में रखिएगा। अब हम क्या करेंगे, सिमिलरली स्क्वेयरिंग एंड एडिंग ऑल। अब हम इन सबको स्क्वेयर करके ऐड कर लेंगे। एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर, ओ पी स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर अल्फा प्लस ओ पी स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर बीटा प्लस ओ पी स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर गामा। अब ओ पी स्क्वेयर आपको पता है, अभी हमने पीछे स्टार्ट में लिखा था कि एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर आर स्क्वेयर के इक्वल है। तो ये बन जाएगा आर स्क्वेयर, इधर से ओ पी स्क्वेयर आपने कॉमन ले लिया, पीछे रह गया कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा। अब ओपी भी आर ही है, ये ओपी स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ये भी हमने लिखा था। तो ये बन जाएगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा। ये आर स्क्वायर उधर जाके डिवाइड होगा। अब ये डिवाइड हो गए तो आपके पास आ गया कॉस स्क्वायर अल्फा, यानी कि ये रिजल्ट आ गया वन इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा। इसको सीधा करके लिख लें तो ये हमने आप पहला थ्योरम अपना कर लिया है। अब आप एक्सरसाइज 14.1 पर आ जाएं। बड़े आसान से क्वेश्चन है इसका। पहला क्वेश्चन कहता है जी लेट u इज इक्वल टू 3i प्लस 2j माइनस 5k, v इज इक्वल टू i माइनस 5j माइनस k और w इज इक्वल टू माइनस 4i माइनस j प्लस 7k, फाइंड द फॉलोइंग्स। पहले पार्ट में कहता है u प्लस 2v प्लस w निकालें। तो आपने सिंपल इसमें वैल्यूज पुट करनी है। तो u की जगह u वेक्टर लिख दें ब्रैकेट के साथ, प्लस 2 टाइम्स v की जगह v वेक्टर लिख दें और w की जगह w वेक्टर लिख दें। तो पहले आपने काम ये करना है कि ये 2 जो है इधर अंदर मल्टीप्लाई कर देना है, पहले तो एज इट इज आएंगे। तो u प्लस टू वी प्लस डब्ल्यू आपके पास जो बनेगा वो ये बन जाएगा 3i प्लस 2j माइनस 5k। ये एज इट इज आ गया, 2 को मल्टीप्लाई किया तो 2i माइनस 10j माइनस 2k और माइनस 4i माइनस j प्लस 7k। अब i वालों में i वाले ऐड कर लें, j वालों में j वाले ऐड कर लें और k वालों में k वाले ऐड कर लें, या पहले इकट्ठे कर लें। i वाले इकट्ठे कर लिए 3i प्लस 2i माइनस 4i, j वाले इकट्ठे कर लिए 2j माइनस 10j माइनस j और k वाले इकट्ठे कर लिए माइनस 5k माइनस 2k प्लस 7k। जब आप सॉल्व करेंगे तो u प्लस 2v प्लस w का आंसर i माइनस 9j प्लस 0k आ जाएगा। फिर दूसरे पार्ट में कहता है v माइनस 3w निकालें, तो सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है।
v की जगह पे v वेक्टर आ जाएगा, -3 टाइम्स w की जगह w वेक्टर आ जाएगा, आपने उसकी वैल्यू पुट कर लेनी है। अब ये -3 अंदर मल्टीप्लाई कर दें, पहला तो एज इट इज़ आ जाएगा, तो बन जाएगा i -5j -k प्लस 12y प्लस 3j -21k। फिर वही बात है, आपको पता है कि आपने क्या करना है कि आप i में ऐड कर ले, j वाले j में और k वाले k में, तो जवाब आ जाएगा 13i -2j -22k। तीसरे में कहता है 3v प्लस डब्ल्यू का मैग्नीट्यूड, तो पहले आपने 3v प्लस डब्ल्यू निकालना है, फिर उसका मैग्नीट्यूड लेंगे। तो पहले 3v प्लस डब्ल्यू निकालते हैं, उसके लिए क्या करेंगे, 3 के साथ ये v की वैल्यू पुट कर दी प्लस ये w की वैल्यू पुट कर दी। पहले इस 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर लें, जो आगे वाला वेक्टर है वो एज इट इज़ आ जाएगा। तो 3i -15j -3k और -4i -j प्लस 7k, अब वही ऐड करें, तो -i -16j प्लस 4k आंसर आ जाएगा। अब इसका मैग्नीट्यूड लेते हैं। मैग्नीट्यूड कैसे लेते हैं, अब देखें, आई के साथ नंबर आ रहा है -1, ये आ गया -1 का स्केयर। जे के साथ नंबर आ रहा है -16, तो ये प्लस -16 का स्केयर। और के साथ नंबर आ रहा है 4, तो ये आ गया 4 का स्केयर। अब इसको आप सॉल्व कर लें, तो स्केयर रूट में 1 प्लस 256 प्लस 16 आ गया, स्केयर रूट में 273 आ जाएगा। तो ये स्केयर रूट 273 इसका आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, कहता है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर वी एंड राइट द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ वी। अब ना डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालते हैं, बड़ा आसान तरीका है। उसका पहला स्टेप ये होता है कि आप यूनिट वेक्टर निकाल लो। जब आप यूनिट वेक्टर निकाल लोगे, तो जो आई और जे और के कोफिशिएंट्स होंगे वो आपके डायरेक्शन कोसाइंस होंगे। जैसे ये वेक्टर वी दिया हुआ है आपको 3i - 2j प्लस 6k, तो पहले तो उसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं। तो मैग्नीट्यूड बराबर हो गया स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर प्लस -2 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। ये आई, जे और के साथ जो नंबर आ रहे हैं उनका स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट। तो वेक्टर वी मैग्नीट्यूड ऑफ वी बन जाएगा आपके पास स्क्वायर रूट 9 प्लस 4 प्लस 36, जवाब आ जाएगा स्क्वायर रूट 49, दैट इज 7। तो वी का जो मैग्नीट्यूड आया वो 7 आया। अब पहले यूनिट वेक्टर वी निकाल लेते हैं। यूनिट वेक्टर वी को लिखेंगे वी हैट से, और ये बराबर होगा वेक्टर वी डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर वी आपको ऊपर दिया हुआ है, उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें, तो वी हैट या यूनिट वेक्टर वी आ गया 3i - 2j प्लस 6k बाय 7। 7 को अलग अलग कर लें, तो वी हैट आपके पास आ गया 3/7 i - 2/7 j प्लस 6/7 के। अब ये ही आपके डायरेक्शन को साइन है, जो आई जे के कोफिशिएंट्स है। तो आप यहीं पे लिख देंगे हेयर 3/7 -2/7 और 6/7 आर डायरेक्शन को साइंस ऑफ वेक्टर वी। इसी तरह पार्ट 2 में भी वेक्टर वी दिया हुआ है -4i + 4j + 2k, पहले इसका मैग्नीट्यूड निकाल लें। तो वी मैग्नीट्यूड बराबर होगा स्क्वायर रूट -4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो ये जब आप लेंगे तो स्क्वायर रूट 16 + 16 + 4 यानी कि ये आपके पास 36 आएगा, और वी का मैग्नीट्यूड 6 आ जाएगा। अब आप यूनिट वेक्टर निकालें, वी हैट बराबर होगा वेक्टर वी डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो ये आ जाएगा वी हैट इज इक्वल टू -4i + 4j + 2k डिवाइडेड बाय 6, अलग अलग कर लें। -4/6i + 4/6j + 2/6 के कैंसिलेशन होगी, तो वी हैट आपके पास आ जाएगा -2/3i + 2/3j + 1/3k। तो ये -2/3 और 2/3 और 1/3 ये आपके डायरेक्शन को साइंस आ गए हैं वेक्टर वी के। फिर पार्ट 3 है, वी दिया हुआ है -6i + 8j + 0k। फिर वही बात है, पहले मैग्नीट्यूड निकालें। वी मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू स्क्वायर रूट -6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर। तो ये आ गया वी मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 36 प्लस 64। वी मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 100। वी मैग्नीट्यूड आपके पास 10 आ गया। अब आप इसका मैग्नीट्यूड निकालें, वी हैट इज इक्वल टू वेक्टर वी डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो वी हैट आपके पास आ गया -6i + 8j + 0k/10, अलग अलग कर लें। वी हैट इज इक्वल टू -6/10i + 8/10j + 0/10k। तो फाइनल आंसर वी हैट का आ जाएगा -3/5i + 4/5j + 0k। ये आपके डायरेक्शन को साइंस आ गए, -3/5, 4/5 और 0 आर डायरेक्शन को साइंस ऑफ वेक्टर वी। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है फाइंड टी सो दैट मैग्नीट्यूड ऑफ 2i + t - 1j + tk इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 13। अब ये उसने खुद बता दिया कि इसका मैग्नीट्यूड जो है वो स्क्वायर रूट 13 है। तो हम इसका मैग्नीट्यूड लेंगे, कैसे लेंगे, ये आई के साथ जो नंबर है इसका स्क्वायर, और ये जो जे के साथ नंबर है इसका स्क्वायर, और के साथ जो नंबर है इसका स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट। तो जो हमें दिया हुआ है उसके मुताबिक हम मैग्नीट्यूड लेने जा रहे हैं। जब हमने मैग्नीट्यूड लिया तो ये बन गया स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर प्लस t - 1 का स्क्वायर प्लस t का स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 13। दोनों तरफ स्क्वायर कर लें। स्क्वायर किया, साथ आपके पास आ गया 4 प्लस t - 1 स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर इज इक्वल टू 13। दोनों तरफ स्क्वायर किया आपने, तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट कैंसिल हो गए। अब आप सॉल्व कर लें। 4 इज इक्वल टू, ये अब आपने फार्मूला ओपन कर लिया, तो टी स्क्वायर -2t + 1 प्लस टी स्क्वायर, और ये 13 आप इस तरफ ले आए।
इधर इस तरफ आके जो है ना नेगेटिव हो जाएगा -13। अब देखिए क्या बन रही है इक्वेशन, 2t² माइनस 2t माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब ये फैक्टराइज नहीं हो रही, पहले तो 2 कॉमन ले लें, 2 कॉमन लेंगे तो रह जाएगा t² माइनस t माइनस 4 इज इक्वल टू 0। और ये 2 ने इधर आके 0 से डिवाइड होना है और फिर खत्म हो जाना है, तो आपके पास जो इक्वेशन रह जाएगी वो होगी t² माइनस t माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -1 और c की वैल्यू -4 है, फैक्टराइज नहीं हो रहे, तो हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा रहे हैं, उससे आपको t मिलेगा। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस के रूट बी स्क्र माइनस 4ac/2a। वैल्यूज पुट कर दें, तो t इज इक्वल टू माइनस इंटू -1 प्लस माइनस के रूट -1 का स्क्र माइनस 4 इंटू 1 इंटू -4/2 इंटू 1। ये मैंने a b c की वैल्यूज पुट कर दी हैं। अब सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस माइनस के रूट 1 प्लस 16/2, तो यही आंसर बनेगा, t इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस के रूट 17/2। ये क्वेश्चन 3 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ v माइनस आई प्लस 8j माइनस आई प्लस 4j माइनस 8k। सादा सी जुबान में आपने इसमें सिर्फ यूनिट वेक्टर ही निकालना है, उसने यूनिट वेक्टर निकालने को कहा है। तो हमें चाहिए ये यूनिट वेक्टर v, या जिसे v हैट कहते हैं। आपको पता है इसका फार्मूला क्या है, वी हैट इज इक्वल टू वेक्टर वी डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो आप वेक्टर वी को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें। ये ऊपर वेक्टर वी आ गया माइनस आई प्लस 4j माइनस 8 के, और नीचे उसका मैग्नीट्यूड आ गया -1 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस इंटू -8 का स्क्वायर। वी हैट आपके पास आ गया माइनस आई प्लस 4j माइनस 8 के ओवर स्क्वायर रूट 1 प्लस 16 प्लस 64, वो आपके पास 81 बनेगा। वी हैट आ जाएगा माइनस आई प्लस 4j माइनस 8 के ओवर 9, अलग अलग कर लें। वी हैट इज इक्वल टू -1/9 आई प्लस 4/9 जे माइनस 8/9 के। क्वेश्चन नंबर 5, इफ u इज इक्वल टू 2i प्लस j माइनस 3k, v इज इक्वल टू माइनस आई प्लस 4j प्लस 2k, w इज इक्वल टू 3i माइनस 2j प्लस k, फाइंड a यूनिट वेक्टर पैरेलल टू 4u माइनस 3v प्लस 2w। और u v और w की वैल्यू देके कहता है कि इनको मिला के जो वेक्टर बन रहा है, इनको मिला के जो वेक्टर बन रहा है उसके पैरेलल यूनिट वेक्टर निकालें। अगर दो वेक्टर्स पैरेलल हों तो उनके यूनिट वेक्टर्स इक्वल होते हैं। तो सबसे पहले ये जो आपने निकालना है ना, इसको आप सपोज कर लें आर है, दैट आर इज इक्वल टू 4u माइनस 3v प्लस 2w। अब आपने बेसिकली आर का यूनिट वेक्टर निकालना है, और आर निकालने के लिए पहले आपको यू वी और डब्ल्यू इसमें पुट करके सॉल्व करना पड़ेगा। तो हमें आर यूनिट वेक्टर चाहिए, नहीं आर हैट चाहिए। पहले आर निकालते हैं, 4 इंटू ये आ गई आपके पास यू की वैल्यू -3, ये आपके पास आ गई वी की वैल्यू 2 इंटू ये आपके पास आ गई डब्ल्यू की वैल्यू। अब ये मल्टीप्लाई करें, 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, इधर से इस 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, और इधर से आप इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, तो आपके पास आ जाएगा 8i प्लस 4j माइनस 12k प्लस 3i माइनस 12j माइनस 6k प्लस 6i माइनस 4j प्लस 2k। अब वो ये ऐड कर लें, तो आर का आंसर आएगा 17i माइनस 12j माइनस 16k। अब इसका हम यूनिट वेक्टर निकालते हैं, तो आर हेड बराबर होगा वेक्टर आर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। ये ऊपर वेक्टर आर आ गया, नीचे उसका मैग्नीट्यूड आ गया, 17i माइनस 12j माइनस 16k डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 17 का स्क्वायर प्लस -12 का स्क्वायर प्लस -16 का स्क्वायर। ये आपके पास आ जाएगा आर इज इक्वल टू 17i माइनस 12j माइनस 16 के डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 289 प्लस 144 प्लस 256। आर इज इक्वल टू 17i माइनस 12j माइनस 16 के डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 689। यही इसका आई थिंक आंसर है, इससे ज़्यादा ये सॉल्व नहीं होता। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 है, कहते हैं फाइंड अ वेक्टर whose magnitude is 5 and parallel to vector this vector 3i plus 4j minus k। आपने एक वेक्टर निकालना है जिसका मैग्नीट्यूड उसने आपको दे दिया है और उस वेक्टर के पैरेलल है, ठीक है। तो जब भी आपने वेक्टर निकालना हो, आप उसके मैग्नीट्यूड को उसकी डायरेक्शन से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। या आप वेक्टर निकालना हो तो आप उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड को उसकी यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दें। तो जो वेक्टर हमने निकालना है उसका मैग्नीट्यूड तो है, डायरेक्शन हमें चाहिए। अब उसने बता नहीं दिया कि वो इस वेक्टर के पैरेलल है, तो जब वो इस वेक्टर के पैरेलल है 3i प्लस 4j माइनस के, तो उसकी और इसकी डायरेक्शन सेम हो जाएगी। तो हम अगर जो वेक्टर निकालना चाहते हैं उसका मैग्नीट्यूड ये है 5, इसको इस वेक्टर की डायरेक्शन से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें वेक्टर मिल जाएगा। तो हमें चाहिए, फ़र्ज़ करें वेक्टर u, जो हमें चाहिए वेक्टर वो है u। और u कैसे मिलेगा, जब आप वेक्टर u के मैग्नीट्यूड को u की डायरेक्शन या u के यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो वेक्टर u इज़ इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ u और u हैट। तो लेट u बी द रिक्वायर्ड वेक्टर, डेफिनिटली जो वेक्टर हमें चाहिए वो u है। और और इसके साथ ही हमें पता चल गया कि u का मैग्नीट्यूड 5 है, हमें u हैट चाहिए, u की डायरेक्शन चाहिए। तो ये जो वेक्टर दिया हुआ है इसको v का लें, लेट v इज़ इक्वल टू 3i प्लस 4j माइनस k बी द गिवन वेक्टर।
जैसे कि हमें उसने बताया कि यू और वी पैरेलल हैं, तो यू हैट और वी हैट बराबर होंगे। मैंने बताया कि जब 2 वेक्टर्स पैरेलल हों तो उनके यूनिट वेक्टर्स या उनकी डायरेक्शंस बराबर होती हैं। तो यू हैट बराबर है वी हैट के। अब वी हैट की जगह पे अगर हम फार्मूला ओपन करें, यू हैट इज़ इक्वल टू वेक्टर वी डिवाइडेड बाय वी मैग्नीट्यूड। अब ऊपर वेक्टर वी आ जाएगा, नीचे उसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा, उससे आपको यू हैट मिल जाएगा। यू हैट इज़ इक्वल टू 3i प्लस 4j माइनस के डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर। ये आपके पास आ जाएगा यू हैट इज़ इक्वल टू 3i प्लस 4j माइनस के डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 9 प्लस 16 प्लस 1। यू हैट इज़ इक्वल टू 3i प्लस 4j माइनस के डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 26 अलग-अलग कर लें। तो यू हैट आपके पास आ गया 2 बाय स्क्वायर रूट 26 i प्लस 4 बाय स्क्वायर रूट 26 j माइनस 1 बाय स्क्वायर रूट 26 k। तो ये यू हैट आ गया। अब आप वेक्टर यू निकाल सकते हैं। जैसे कि हमने पढ़ा वेक्टर यू बराबर होगा यू मैग्नीट्यूड इंटू यू हैट। तो वेक्टर यू बराबर हो गया 5 इंटू ये यू हैट की वैल्यू आ गई और इसमें मल्टीप्लाई अगर आप कर लें तो फाइनल आंसर आ जाएगा यू का 10 बाय स्क्वायर रूट 26 आई प्लस 20 बाय स्क्वायर रूट 26 जे माइनस 5 बाय स्क्वायर रूट 26 के। तो ये इसका पहला पार्ट था। दूसरे पार्ट में फिर मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 7 जो वेक्टर हमें चाहिए और इस वेक्टर के पैरेलल है माइनस आई प्लस जे प्लस के। तो फर्ज किया जी लेट यू बी द रिक्वायर्ड वेक्टर। अब हमें मैग्नीट्यूड ऑफ यू उसने दे दिया है वो है 7 और हमें यू हेड चाहिए और वेक्टर यू चाहिए तो उसके लिए यू को उस यू के मैग्नीट्यूड को यू के हेड से मल्टीप्लाई करना है। तो हमारे पास यू मैग्नीट्यूड तो है। अब ये जो वेक्टर दिया हुआ है इसको हम कह लें वी बराबर है माइनस आई प्लस जे प्लस के। ये आपका गिवन वेक्टर आ गया। अब जैसे कि उसने कहा कि यू और वी आपस में पैरेलल हैं तो दोनों के यूनिट वेक्टर्स बराबर होंगे। यू यूनिट वेक्टर बराबर है वी यूनिट वेक्टर के यानी कि यू हेड बराबर है वी हेड के। अब क्योंकि हमें वी वेक्टर पता है तो हम ये वी हैट का फार्मूला ओपन कर लेंगे। तो यू हैट इज इक्वल टू वी वेक्टर वी डिवाइडेड बाय वी मैग्नीट्यूड। अब वैल्यूज पुट कर ले यू हैट इज इक्वल टू ये आ गया ऊपर आपका वेक्टर वी माइनस आई प्लस जे प्लस के और नीचे उसका मैग्नीट्यूड स्क्वायर रूट माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो हमारे पास यू हैट आ गया माइनस आई प्लस जे प्लस के डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3 अलग अलग कर लें। यू हैट आ गया माइनस 1 बाय स्क्वायर रूट 3 आई प्लस 1 बाय स्क्वायर रूट 3 जे प्लस 1 बाय स्क्वायर रूट 3 के। अब वेक्टर यू बराबर होगा यू। अब जैसे कि आपको पता है वेक्टर यू चाहिए हमें तो हम यू मैग्नीट्यूड को यू हैट से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो वेक्टर यू बराबर है 7 इंटू माइनस 1 बाय स्क्वायर रूट 3 आई प्लस 1 बाय स्क्वायर रूट 3 जे प्लस 1 बाय स्क्वायर रूट 3 के। अब 7 को मल्टीप्लाई कर लें तो यू हैट आ गया माइनस 7 बाय स्क्वायर रूट 3 आई प्लस 7 बाय स्क्वायर रूट 3 जे प्लस 7 बाय स्क्वायर रूट 3 के। तो ये पार्ट 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है इफ यू इज इक्वल टू एक्स आई प्लस 2 जे प्लस 3 के वी इज इक्वल टू आई प्लस 5 जे माइनस 3 के एंड डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस 2 आई माइनस 3 जे रिप्रेजेंट साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। यहाँ पर अब एक प्रॉपर्टी ज़हन में रखिएगा कि अगर 3 वेक्टर्स मिलकर ट्राइंगल बना रहे हों, या तो उन तीनों का सम 0 होता है, ऐसे भी कह सकते हैं या 2 का सम तीसरे के बराबर होता है। 2 बातें ज़हन में रखनी है, तीनों का सम 0 या 2 का सम तीसरे के बराबर। तो हमारे पास एक वेक्टर u है, xi प्लस 2j प्लस 3 के, एक v है, i प्लस yj माइनस 3 के और एक w है, माइनस 2i प्लस 3j प्लस 0 के। अब आप यहाँ से ज़रा अंदाज़ा लगाएँ, सिर्फ k को देखते हुए अंदाज़ा लगाएँ, बाकी नहीं पता चलेगा। अगर हम u और v के k को ऐड करें, तो आप देखें वो w का k बन रहा है। ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा? u और v के k को ऐड करें, वो w का k बन रहा है। तो इसका मतलब u और v को ऐड करने पे w आ रहा है। तो आप लिख सकते हो u प्लस v बराबर है w के। अब ज़रा वैल्यूज़ पुट करें। u की जगह पे आ गया xi प्लस 2j प्लस 3 के, v की जगह पे आ गया i प्लस yj माइनस 3 के इज इक्वल टू w की जगह w की वैल्यू आ गई माइनस 2i माइनस 3j प्लस 0 के। लेफ्ट हैंड साइड जरा सॉल्व कर लें। i वाले इकट्ठे कर लें xi प्लस i, j वाले इकट्ठे कर लें प्लस 2j प्लस yj इकट्ठे, k वाले कर लें 3k माइनस 3k इज इक्वल टू माइनस 2i माइनस 3j प्लस 0 के। अब आप देखें इन पहले दो में से ना आप i कॉमन ले लें, इन दोनों में से आप j कॉमन ले लें। तो बनेगा x प्लस 1i प्लस 2 प्लस वाई एक्स प्लस 1i प्लस 2 प्लस वाई जे प्लस 0 के इज इक्वल टू माइनस 2i माइनस 3j प्लस 0 के। अब देखें i वाला जो नंबर है वो i वाले के इक्वल कर लें, x प्लस 1 को बराबर कर लें माइनस 2 के, j वाले को j वाले के इक्वल कर लें, 2 प्लस वाई को बराबर कर लें माइनस 3 के। एक्स प्लस 1 बराबर है माइनस 2 के, 2 प्लस वाई बराबर है माइनस 3 के। एक्स बन गया माइनस 2 माइनस 1, वाई बन गया माइनस 3 माइनस 2, तो एक्स की वैल्यू माइनस 3 और वाई की वैल्यू माइनस 5 आ गई। ठीक है जी, तो ये आपका ना क्वेश्चन 7 भी हो गया। क्वेश्चन 8 द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए बी सी डी आर। अब ये जो ए बी सी डी ये जो दिए हुए ना वेक्टर यू वी डब्ल्यू और जेड, ये जो आपको 4 वेक्टर दिए हुए ये ए बी सी और डी के पोजीशन वेक्टर्स हैं। कहता है शो दैट ए बी इज पैरेलल टू सी डी।
आपने साबित करना है कि ए बी पैरेलल होगा सी डी के। ठीक है, हमें पोजीशन वेक्टर्स दिए हैं उसने ए बी सी डी पॉइंट के। तो ए बी को किस तरह से ओपन करेंगे? ए बी बराबर होगा पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। याद रखिएगा, ये जो बाद में आता है ना, इसका पोजीशन वेक्टर पहले लिखते हैं। जब आपने ए बी को ओपन करना है तो बी का पोजीशन वेक्टर पहले आएगा। तो ए बी बराबर होगा पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। अब बी का पोजीशन वेक्टर क्या है? वी। ठीक है, तरतीब से चले ना, ये वी जो है ये बी का है, डब्ल्यू जो है वो सी का है, जी जो है वो डी का है, और ये जो यू दिया हुआ है ये आपका ए का है पोजीशन वेक्टर। तो ए बी बराबर हो जाएगा वी माइनस यू। वैल्यूज पुट कर दें, ए बी 7i+8j+4k -i+2j+k। सॉल्व कर लें, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई करें, पहला तो ऐसे ही आ जाएगा 7i+8j+4k, ये बन जाएगा -i-2j-k। ए बी आ जाएगा 6i+6j+3k। इसमें से अब कुछ कॉमन आ रहा है, कॉमन निकालें तो ए बी बराबर हो गया 3 × 2i+2j+k। ये इक्वेशन 1 आ गई। अब सी डी निकालते हैं। सी डी बराबर होगा पोजीशन वेक्टर ऑफ डी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ सी, तो वो बराबर हो जाएगा z माइनस डब्ल्यू के। अब वैल्यूज पुट करें, सी डी बराबर हो गया i+2j+k माइनस इंटू माइनस आई प्लस के, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर दें, तो सी डी बराबर हो गया i+2j+2k प्लस आई माइनस के। सॉल्व कर लें तो सी डी की वैल्यू आ गई 2i+2j+k। इसके इक्वेशन 2 कह लें। अब जरा गौर करें, ये चीज़ इधर एग्जैक्टली ऐसी बन गई है। तो ए बी के अंदर ये जो लिखा हुआ नजर आ रहा है आपको 2i+2j+k, इसकी जगह पे हम सी डी पुट कर सकते हैं। पुटिंग इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, ये बन जाएगा ए बी इज इक्वल टू 3 टाइम्स सी डी। अब देखिए ए बी बराबर हो गया 3 टाइम्स सी डी के, तो ये वेक्टर्स पैरेलल हो गए हैं। मैंने बताया था ना, अगर दो वेक्टर्स पैरेलल हो तो वो किसी ना किसी कॉन्टेक्स्ट में वो इक्वल होंगे, और इनमें फ़र्क होगा तो मैग्नीट्यूड का थोड़ा बहुत। तो बेसिकली ए बी बराबर आ गया 3 टाइम्स सी डी के। ए बी और सी डी बराबर तो आ गए हैं ना, तो इसका मतलब क्या है? ये दोनों वेक्टर्स पैरेलल है। तो ये आपका साबित हो गया, हेंस ए बी इज पैरेलल टू सी डी। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है फाइंड टू वेक्टर्स ऑफ लेंथ 2 पैरेलल टू वेक्टर वी। अब आपने वेक्टर वी के पैरेलल दो वेक्टर्स निकालने हैं। पहले तो हमें एक निकालना पड़ रहा था, अब हमें दो निकालने पड़ेंगे। अब जरा देखते हैं किस तरह से निकालेंगे। तो कहते हैं फाइंड टू वेक्टर्स ऑफ लेंथ 2 पैरेलल टू वेक्टर वी। इस वेक्टर वी के पैरेलल दो वेक्टर्स निकाले जिनकी लेंथ 2 है। चल, दोनों की लेंथ 2 है, ये भी ज़हन में रखना है, दोनों की लेंथ 2 है और वो वी के पैरेलल है, लेंथ में भी कमी बेशी नहीं है। अब ये समझना है आपने। तो सबसे पहले तो जो वेक्टर गिवन है आपको वो है वी। वी है 2i-4j+4k। अब ये फर्ज कर लें कि आपका वेक्टर वी है। अब मैंने इसके पैरेलल दो वेक्टर्स निकालने, दोनों की लेंथ 2 होनी चाहिए, और दोनों की लेंथ जो है वो 2 है, और दोनों ही इसके पैरेलल है। अब वो कैसे मुमकिन हो सकता है? वो ऐसे ही मुमकिन हो सकता है कि एक वेक्टर आपका बनेगा ये -2v, और एक ये बनेगा 2v। एक वो वेक्टर होगा जिसकी डायरेक्शन इसके और जिसकी ये डायरेक्शन v के बिल्कुल सेम होगी, और एक वो होगा जिसकी डायरेक्शन v के अपोजिट होगी। तो हमारा एक वेक्टर बनता है -2v हैट और एक बनता है 2v हैट। ठीक हो गया? तो यानी कि आप देखें, 2 और ये 2, ये उन दोनों की लेंथ है। एक है वी हैट का मतलब क्या है? v की डायरेक्शन। अब देखो, इस केस में v की और वी हैट की डायरेक्शन क्योंकि सेम है तो v और वी हैट पॉजिटिव हो गए। इस केस में, ऊपर वाले केस में, वी हैट और v की डायरेक्शन अपोजिट है तो साथ माइनस आया, -2v हैट। ये -2 मैग्नीट्यूड का नहीं है, ये वी हैट की वजह से है क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है। तो इसके अपोजिट जो दो वेक्टर्स बनेंगे वो बनेंगे -2v हैट और 2v हैट। ठीक है, ये वेक्टर ही बनते हैं ना। वेक्टर क्या होता है? जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हो। अब दोनों में डायरेक्शन जो है वो वी हैट और -v हैट, और दोनों में जो मैग्नीट्यूड है वो 2 है। बेसिकली ये वेक्टर बने हुए हैं। ठीक है, तो -2v हैट और 2v हैट बनेंगे, तो आपने ये कैलकुलेट करने हैं। रिक्वायर्ड वेक्टर्स आर 2v हैट एंड -2v हैट। फिर रिपीट कर रहा हूँ कि 2 मैग्नीट्यूड है और वी हैट इनकी डायरेक्शंस है। तो फर्स्ट वेक्टर 2v हैट निकालते हैं। फर्स्ट वेक्टर बराबर हो जाएगा 2v हैट की जगह पे वेक्टर v डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो फर्स्ट वेक्टर हो जाएगा 2, ऊपर आ जाएगा वेक्टर v 2i-4j+4 के, नीचे उसका मैग्नीट्यूड स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो फर्स्ट वेक्टर हो जाएगा 2 × 2i-4j+4 के, नीचे आ जाएगा 16 + 16 + 4, वो स्क्वायर रूट 36 बनेगा जो कि 6 बन जाएगा। यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास जो फर्स्ट वेक्टर आएगा
दैट विल बी 2i प्लस 4j माइनस 4j प्लस 4 के डिवाइडेड बाय 3 अलग अलग कर लें। फर्स्ट वेक्टर इज 2/3i माइनस 4/3j प्लस 4/3k। सेकंड वेक्टर आप यहाँ से डायरेक्ट बता सकते हैं। सेकंड वेक्टर था हमारा -2v हैट, तो सिर्फ आपने डायरेक्शन साइन चेंज करने हैं या आप पूरा निकाल लें। सेकंड वेक्टर बराबर होगा -2 और ये वी हैट की जगह पे आपने उसका फार्मूले के मुताबिक ऊपर वेक्टर वी लिखा, नीचे उसका मैग्नीट्यूड आ गया, स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। फिर वही चीज़ होगी -2 सेकंड वेक्टर में ये -2 आ गया, 2i प्लस -4j प्लस 4k ओवर स्क्वायर रूट 4 प्लस 16 प्लस 16। तो फिर नीचे 6 आएगा, फिर ये 2 इससे कैंसिल कर देगा, तो आपके पास जो आएगा वो आएगा -2i प्लस -4j प्लस 4k डिवाइडेड बाय 3 माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो सेकंड वेक्टर आ गया -2/3i प्लस 4/3j माइनस 4/3k। तो ये आपका सेकंड वेक्टर आ गया। क्वेश्चन नंबर 9b कहते हैं फाइंड अ कांस्टेंट a सो दैट वेक्टर्स v एंड w आर पैरेलल। अब उसने बता दिया कि वेक्टर v और w पैरेलल है। हमने बार बार पढ़ा है कि जब दो वेक्टर्स पैरेलल हों तो वो एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल होते हैं। तो एज u इज पैरेलल टू v, तो v बराबर होगा लैम्डा टाइम्स w के। ये हमने डेफिनेशन में पढ़ा था कि दो वेक्टर्स पैरेलल तो वो इक्वल होते हैं लेकिन मैग्नीट्यूड का फर्क होता है। अब ये लैम्डा जो है ना वो मैग्नीट्यूड का फर्क है। तो v इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स w, v की जगह v आ गया i माइनस 3j प्लस 4k इज इक्वल टू लैम्डा, w की जगह w आ गया a i माइनस प्लस 9j माइनस 12k। ये लैम्डा को अंदर मल्टीप्लाई कर लें तो i माइनस 3j प्लस 4k इज इक्वल टू a लैम्डा i प्लस 9 लैम्डा j माइनस 12 लैम्डा k। अब i वाले नंबर को i वाले के इक्वल कर लें तो 1 बराबर हो गया a लैम्डा के, इसको इक्वेशन 1 कह लें। j वाले को j के इक्वल कर लें, -3 बराबर होगा 9 लैम्डा के, यहाँ से आपको लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगी -3/9 इज इक्वल टू लैम्डा, लैम्डा इज इक्वल टू -1/3। इसको इक्वेशन 1 में पुट करें तो बन गया जी 1 इज इक्वल टू a इंटू -1/3। तो माइनस ए इज इक्वल टू 3 या a की वैल्यू आपके पास -3 आ जाएगी, तो ये हमने a की वैल्यू निकाल दी। क्वेश्चन नंबर 9c कहता है फाइंड अ वेक्टर ऑफ लेंथ 5 इन द डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ v। अब आपने एक वेक्टर निकालना है जिसकी लेंथ जो है ना 5 है, यानी कि जिसका मैग्नीट्यूड 5 है और इसकी डायरेक्शन v के अपोजिट है। ये ज़हन में रखना है कि उसकी डायरेक्शन v के अपोजिट है। तो वेक्टर ऑफ लेंथ 5 इन द डायरेक्शन अपोजिट टू v इज -5 v हैट। ऐसा वेक्टर जिसकी डायरेक्शन जिसका मैग्नीट्यूड 5 हो और जिसकी डायरेक्शन v की डायरेक्शन के अपोजिट हो। अब v की डायरेक्शन को v हैट कहेंगे तो इस वेक्टर की डायरेक्शन बनेगी -v हैट, तो इसलिए माइनस आया क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है। तो ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 5 हो या लेंथ 5 हो, डायरेक्शन v के ऑपोजिट हो, वो बराबर होगा -5v हैट के। अब आपको -5v हैट चाहिए। फर्ज कर लें वो u है, u बराबर हो गया -5v हैट के। तो u इज इक्वल टू -5v हैट की जगह पे आपने फार्मूला ओपन किया वेक्टर v डिवाइडेड बाय v मैग्नीट्यूड। तो u बराबर हो गया -5 इंटू आई माइनस 2j प्लस 3 के डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 1 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। ये ऊपर वेक्टर v आ गया जो उसने दिया हुआ था, नीचे उसका मैग्नीट्यूड आ गया। तो u बराबर हो गया -5 इंटू आई माइनस 2j प्लस 3 के डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 1 प्लस 4 प्लस 9, वो स्क्वायर रूट 14 बनता है। नीचे वाले को अलग अलग कर लें तो u बराबर हो गया -5 इंटू 1 बाय स्क्वायर रूट 14 आई माइनस 2 बाय स्क्वायर रूट 14 j प्लस 3 बाय स्क्वायर रूट 14 के। तो u बराबर हो गया जी -5 बाय स्क्वायर रूट 14 आई प्लस 10 बाय स्क्वायर रूट 14 j माइनस 15 बाय स्क्वायर रूट 14 के। 10d फाइंड ए एंड बी सो दैट वेक्टर्स v एंड ये दो वेक्टर्स दिए हुए हैं और उसने कहा ये दोनों पैरेलल हैं, आप a और b की वैल्यू निकालें। और जिस तरह आपने b पार्ट किया था बिल्कुल उसी तरह करना है। अब ये जो दो वेक्टर दिए हुए हैं पहले तो आप सपोज कर लें कि एक u है और दूसरा v है। लेट u इज इक्वल टू 3i माइनस जे प्लस 4k और v इज इक्वल टू ए आई प्लस बी जे माइनस 2k। अब ये दोनों पैरेलल हैं तो दोनों अगर पैरेलल हों जैसे कि उसने बताया u इज पैरेलल टू v, तो दोनों एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल होंगे। तो u इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स v, वैल्यू पुट करो 3i माइनस जे प्लस 4k इज इक्वल टू लैम्डा ए आई प्लस बी जे माइनस 2k। लैम्डा को भी मल्टीप्लाई कर लें अंदर, 3i माइनस जे प्लस 4k इज इक्वल टू ए लैम्डा आई प्लस बी लैम्डा जे माइनस 2 लैम्डा के। अब फिर इक्वल करें, आई के कोफिशिएंट को आई के इक्वल करें, जे के कोफिशिएंट को जे के इक्वल करें, के कोफिशिएंट को के इक्वल करें। तो आई के कोफिशिएंट इक्वल करेंगे बन जाएगा 3 इज इक्वल टू ए लैम्डा, इसको इक्वेशन 1 कह लें। जे के इक्वल करेंगे -1 इज इक्वल टू बी लैम्डा, इसको इक्वेशन 2 कह लें। के इक्वल करेंगे तो 4 इज इक्वल टू -2 लैम्डा, यहाँ से आपको लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगी 4 डिवाइडेड बाय -2 इज इक्वल टू लैम्डा। तो लैम्डा की वैल्यू -2 आ गई। अब ये इक्वेशन 1 और 2 दोनों में पुट कर दें, पुट इन इक्वेशन 1 एंड इन इक्वेशन 2। तो 3 इज इक्वल टू ए इंटू -2 और -1 इज इक्वल टू बी इंटू -2। ए की वैल्यू 3 बाय -2 और बी की वैल्यू -1 बाय -2। सादा सी बात है, ए की वैल्यू -3/2 आ जाएगी और बी की वैल्यू 1/2 आ जाएगी। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 का डी पार्ट था।
क्वेश्चन नंबर 10 कहता है अ स्पेस क्राफ्ट मूव्स फ्रॉम पॉइंट 120 240 -50 टू पॉइंट 130 210 80 इन किलोमीटर्स। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इन किलोमीटर। सादा सी जुबान में उन दोनों पॉइंट्स के दरमियान आपसे डिस्टेंस मांग रहा है और किलोमीटर्स में मांग रहा है। तो पॉइंट पहले पॉइंट को ए कह लें, तो लेट ए 120 240 -50 एंड बी 130 210 80, और इन दोनों के डिस्टेंस को आप डी भी कह सकते हैं या ए बी मॉड में लिख के वो भी कह सकते हैं। अब वो किसके बराबर होगा, अब आप फार्मूला यूज़ कर लें x2 माइनस x1 होल स्केयर, यानी कि 130 माइनस 120 होल स्केयर, y2 माइनस y1 होल स्केयर, 210 माइनस 240 होल स्केयर, और z2 माइनस z1 होल स्केयर। तो ये बन जाएगा 80 प्लस 50 होल स्केयर। तो ये सॉल्व करेंगे तो स्केयर रूट 10 का स्केयर माइनस 30 का स्केयर प्लस 130 का स्केयर आ जाएगा। स्केयर रूट 100 प्लस 90 प्लस 16900, तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट 17900, जिसको आप कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 10 इंटू स्क्वायर रूट 179 किलोमीटर्स। ये बड़ा आसान सा क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन 10 हो गया। क्वेश्चन 11 कहता है फाइंड द डायरेक्शंस ऑफ कोसाइन ऑफ द गिवन वेक्टर। देखिए ये क्वेश्चन पहले भी आपने किया, मैंने आपको बताया कि आपने डायरेक्शन कोसाइन निकालना हो तो क्या करना है। जब भी आपने डायरेक्शन कोसाइन निकालना है तो पहले आपने यूनिट वेक्टर निकाल लेना है। यूनिट वेक्टर निकाल के आई जे के जो कोफिशिएंट्स होंगे वो आपके डायरेक्शन कोसाइन होंगे। तो पहले पार्ट में यू वेक्टर आपको दिया हुआ है -6i + 3j + 2k। तो पहले आप इसका यूनिट वेक्टर निकाल लें यू हैट इज इक्वल टू वेक्टर यू डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो ज़रा निकालते हैं। यू हैट इज इक्वल टू -6i + 3j + 2k डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट -6 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो यू हैट हो गया -6i + 3j + 2k डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 36 + 9 + 4। तो ये आ जाएगा यू हैट इज इक्वल टू -6i + 3j + 2k डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 49। तो यू हैट इज इक्वल टू -6i + 3j + 2k डिवाइडेड बाय 7, 7 को अलग अलग कर लें। तो यू हैट इज इक्वल टू -6/7i + 3/7j + 2/7k। तो आपके डायरेक्शन को साइन आ गए हेयर -6/7, 3/7, 2/7 आर डायरेक्शन को साइंस ऑफ यू। दूसरे पार्ट में वेक्टर वी दिया उसने 4i + 2j -5k। पहले आप वी हैट निकालेंगे। वी हैट इज इक्वल टू वेक्टर वी डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो वी हैट हो गया आपके पास 4i + 2j -5k डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 4 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर। वी हैट इज इक्वल टू 4i + 2j -5k डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 16 + 4 + 25 बन जाएगा। फर्दर आप सॉल्व करेंगे तो वी हैट इज इक्वल टू 4i + 2j -5k डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 45। स्क्वायर रूट 45 को आप किस तरह से लिख लेंगे, ये लिखा हुआ है वी हैट इज इक्वल टू 4i + 2j -5k ओवर 3 स्क्वायर रूट 5। अलग अलग कर लें। वी हैट इज इक्वल टू 4/3 स्क्वायर रूट 5i + 2/3 स्क्वायर रूट 5j -5/3 स्क्वायर रूट 5k। तो ये आपके डायरेक्शन को साइन आ गए। हेयर 4/3 स्क्वायर रूट 5 2/3 स्क्वायर रूट 5 -5/3 स्क्वायर रूट 5 आर डायरेक्शन को साइंस ऑफ वेक्टर वी। अच्छा जी, क्वेश्चन इसका पार्ट 3 है। अब आपने पी क्यू वेक्टर के डायरेक्शन को साइंस निकालना है, ये इंपॉर्टेंट है। अब इसमें उसने आपको पॉइंट पी और क्यू दोनों दिया हुआ है। पी दिया हुआ है 9,3,13, क्यू दिया हुआ है 11,6,19। तो पहले आपको वेक्टर पी क्यू निकालना पड़ेगा। तो वेक्टर पी क्यू किसके इक्वल होगा, ओ क्यू माइनस ओ पी के। मैंने आपको बताया था कि हमेशा ये जो सेकंड पॉइंट होता है इसके पोजीशन वेक्टर को पहले लिखना होता है। ठीक है, पोजीशन वेक्टर को कैसे लिखते हैं, क्यू का पोजीशन वेक्टर लिखना हो तो वो ओ क्यू, माइनस पी का पोजीशन वेक्टर लिखना है तो वो ओ पी। तो पी क्यू बराबर होगा ओ क्यू माइनस ओ पी के। अब आप ओ क्यू कैसे लिखेंगे, ओ क्यू के लिए ये क्यू पॉइंट देखें और इसमें आई जे और के लगा दें। फिर ओ पी के लिए ये पी पॉइंट देखेंगे और आई जे के लगा देंगे और ब्रैकेट में लिखना है आपने। तो पी क्यू इज इक्वल टू ब्रैकेट में 11i + 6j + 19 के -9i + 3j -13 के। इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करें तो पी क्यू इज इक्वल टू 11i + 6j + 19 के -9i - 3j -13 के। सॉल्व कर लें तो वेक्टर पी क्यू आ जाएगा 2i + 3j + 6 के। अब आपने इसके डायरेक्शन को साइन निकालने हैं तो इसका यूनिट वेक्टर निकालेंगे। तो पी क्यू हैट बराबर होगा वेक्टर पी क्यू डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो पी क्यू हैट हो गया 2i + 3j + 6 के डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। तो पी क्यू बन जाएगा, पी क्यू हैट आ जाएगा 2i + 3j + 6 के डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 4 + 9 + 36। ये नीचे स्क्वायर रूट 49 आएगा जो कि 7 बन जाएगा। अब इसको अलग अलग कर लें तो पी क्यू हैट आ जाएगा 2/7i + 3/7j + 6/7k। अब आप यहाँ पे आपके डायरेक्शन को साइन आ गए। हेयर 2/7, 3/7 और 6/7 आर डायरेक्शन को साइंस ऑफ वेक्टर पी क्यू। तो ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया।
क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रिपल्स कैन बी द डायरेक्शन एंगल्स ऑफ अ सिंगल वेक्टर। अब ना उसमें इसमें 3 पार्ट्स के अंदर आपको 3-3 एंगल दिए हैं। वो पूछ रहे हैं इनमें से कौन से एंगल्स होंगे जो कि डायरेक्शन एंगल्स होंगे। उसका हल ये है कि आपने पहले को अल्फा, दूसरे को बीटा, तीसरे को गामा कह लेना है। और आपने एक थ्योरम में भी प्रूव किया था, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। तो फिर आपने कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा में अल्फा बीटा की वैल्यू 1 वैल्यू पुट करके ये जो आपने सपोज की होगी कैलकुलेट करना है। अगर आंसर 1 आ गया तो डायरेक्शन को साइन होंगे, और अगर आंसर 1 ना आया तो वो डायरेक्शन एंगल या डायरेक्शन को साइन नहीं होंगे। तो पहले को अल्फा कह लें, अल्फा 45 बीटा 45 और गामा 60। ये आपने रिलेशन पढ़ा था। अब अगर ये डायरेक्शन एंगल्स हैं ना, तो लेफ्ट हैंड साइड में ये अल्फा बीटा और गामा की वैल्यू पुट करके आंसर 1 आना चाहिए। तो कॉस स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 60 इज इक्वल टू 1 बाय स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर प्लस, अब देखो ना कॉस 45 होता है 1 बाय स्क्वायर रूट 2, तो 1 बाय स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 1 बाय स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर, कॉस 60 होता है 1/2 का स्क्वायर। सॉल्व कर लें, 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/4 सॉल्व करेंगे, 2 प्लस 2 प्लस 1/4। तो ये 5/4 आ रहा है, आंसर 1 नहीं आ रहा, तो इसका मतलब डायरेक्शन एंगल्स नहीं है। हैंस गिवन एंगल्स आर नॉट डायरेक्शन एंगल्स। दूसरे पार्ट में उसने दिया 30 45 60, पहले को अल्फा, दूसरे को बीटा, तीसरे को गामा कह लें। और फिर कॉस स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 60। ठीक है, ये वैल्यूज पुट करनी है अल्फा बीटा गामा की, सॉल्व कर लें। कॉस 30 होता है स्क्वायर रूट 3/2 उसका स्क्वायर, कॉस 45 1 बाय स्क्वायर रूट 2 उसका स्क्वायर, कॉस 60 1/2 उसका स्क्वायर। तो 3/4 प्लस 1/2 प्लस 1/4 बनेगा, सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये 6/4 यानी कि आपके पास आ जाएगा 3/2, ये भी 1 नहीं आया, ये भी डायरेक्शन एंगल्स नहीं है। थर्ड पार्ट आ गया जी, इसमें उसने 45 60 60 दिया है। फिर वही बात है, पहले को अल्फा, दूसरे को बीटा, तीसरे को गामा कर लें। और अब आप पुट करें कॉस स्क्वायर अल्फा यानी कि कॉस स्क्वायर 45 कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर 60 प्लस कॉस स्क्वायर गामा प्लस कॉस स्क्वायर 60 किया, वैल्यूज पुट करें। कॉस 45 होता है 1 बाय स्क्वायर रूट 2, उसका स्क्वायर हो गया कॉस 60 1/2 उसका स्क्वायर, फिर कॉस 60 1/2 उसका स्क्वायर। तो बन गया 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/4, अल्सीयम लिया 4, तो 2 प्लस 1 ये 4/4 बनेगा, आंसर 1 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये वाकई डायरेक्शन एंगल्स हैं। तो ये आपका पार्ट भी, यानी कि इसमें सिर्फ एक ही पार्ट था आखिरी, जिसमें आपने जब सॉल्व किया तो आंसर 1 आया, तो ये आपके डायरेक्शन एंगल्स बन गए। ये आपकी पहली एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। इंशाल्लाह अब नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।